To level up your UPSC CSE preparation, Unacademy has brought various test series for UPSC CSE aspirants. With these test series, aspirants can test their level of preparation. The T20 Daily Current Affair Test Series is a free daily test series of 20 questions for 40 marks, which starts at 7:30 pm. This test series is based on current affairs. On the other hand, Unacademy Rise 2.0 is a daily test series free of cost of 20 questions for 40 marks, which starts at 8:30 am. The test series is based on Indian polity, economy, geography, history, science and technology, environment and ecology, and art and culture. The Impulse test series is a bi-weekly test series of 30 questions for 60 marks, which starts at 10 am. The test series is based on the current updates and recent topics which are related to UPSC CSE exam. These test series are conducted by Unacademy's top educators. If you give the test live, then you get to know your ranking also. So what are you waiting for? Get yourself enrolled in these test series and learn from the best. To get enrolled in the test series, click on the link in the description, download the Unacademy app and select your goal as UPSC CSE. Then again click on the link in the description, use our code DKT10 to unlock the Plus experience and start learning from the best. Let's crack it. ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सुपरफिशियल नॉलेज काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका एक स्कॉलरली नॉलेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको 2-3 साल तक पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए चूजिंग योर ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से समय दे के काफी लोगों, टीचर्स जो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, उनसे बात करके फाइनली डिसाइड कीजिए। कुछ चीजें जो मैंने ध्यान में रखी थी अपना ऑप्शनल चूज करते वक्त, सबसे पहला वाज माय इंटरेस्ट। अब आप कैसे जानेंगे कि एक नए सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं? तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और अगर हो सके तो कुछ टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखिए, ताकि आपको एक आइडिया पता चले कि वो किस तरह के जवाब या किस तरह का नॉलेज आपसे डिमांड कर रहे हैं। वहां कहीं ना कहीं आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा एंड आप 2-3 ऑप्शनल के बीच में एंड में कंफ्यूज रहेंगे। इसके बाद आप कुछ ऐसे लोगों को भी ढूंढ सकते हैं जो सिमिलर कंफ्यूजन स्टेज पे रहे थे, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के बीच में कंफ्यूजन था। तो इसके लिए मैंने एक ऐसे सीनियर को ढूंढा जिन्होंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में केमिस्ट्री से PSIR शिफ्ट किया था, और मैंने उन्हें फेसबुक पे पिंग कर दिया कि सर आपने ये क्यों किया और आपको इसका क्या बेनिफिट मिला। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि मुझे PSIR लेना है। तो आप ऐसे टॉपर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। सम रीजंस कि क्यों मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपना ऑप्शनल नहीं चुना, और ये सिर्फ पर्सनली मेरे केस में अप्लाई हो रहे हैं, बट आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। पहली बात तो ये थी कि मुझे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जनरल लाइन में जाना था, हेंस मैं आर्ट्स ऑप्शनल भी एक्सप्लोर कर सकती थी। दूसरी चीज ये थी कि IIT बॉम्बे में हमारा फोकस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ रहता है, एंड जैसे कि हमको पता है कि इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स का सिलेबस सब्सटैंशियली बड़ा होता है, तो उसका काफी हिस्सा मुझे खुद से फिर से पढ़ना पड़ रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि आर्ट्स ऑप्शनल, बिकॉज मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट था और लिमिटेड समय भी था, तो दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ऑल्सो एक बहुत ही बड़ा मेजर PSIR को ऑप्शनल की तरह लेने का ये है कि इसका जनरल स्टडीज के साथ ओवरलैप बहुत ज्यादा है, तो समय कम रहते हुए भी मेरा सारा का सारा प्रिपरेशन मोटा मोटी हो गया था। लेकिन एक चीज मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि PSIR को ऑप्शनल लेने के लिए आपको आंसर राइटिंग की एक फ्लेयर होनी चाहिए, मतलब आपको एक रुचि होनी चाहिए कि आप बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख सके, क्योंकि यहाँ आपको बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, डायग्राम वगैरह का स्कोप बहुत कम होता है। सो अगर आपको उस तरफ इंटरेस्ट है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शनल फॉर यू। मेरा मेजर सोर्स वो शुभ्रा रंजन मैम क्लास नोट्स। मैंने उनके क्लासेस अटेंड किए थे, बट इट इज ऑप्शनल। आप जाना चाहें, अगर आपको लगता है कि एक नया सब्जेक्ट है और आपको समझने में दिक्कत होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनके नोट्स से भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मेरे पास समय कम था और उनके क्लासेस नवंबर तक चले थे, तो काफी सारा पोर्शन सिलेबस का मैंने खुद से ही पहले ही पढ़ लिया था, बिकॉज मेन सितंबर में था। इसके अलावा सेकेंड सोर्स वाज अगेन शुभ्रा रंजन मैम क्रैश कोर्स नोट्स। ये मैम के टेस्ट सीरीज के नोट्स हैं जो एकदम करंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली पेपर 1 पार्ट B और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए,
जहाँ की करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा देयर वर सम अदर सोर्सेज जो मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ा था। वो था जैसे कि बीएल फारिया का बुक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ओपी कौबा का बुक। दीज आर वेरी सिलेक्टिवली रेड, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें मुझे थोड़ा डाउट है या थोड़ा मुझे लग रहा है कि नॉलेज गैप रह रहा है, समझने में कमी रह रही है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को सिलेक्टिवली जाके मैंने पढ़ा था। इसके अलावा मूविंग ऑन टू द करंट अफेयर्स के लिए मैंने द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को काफी अच्छे से फॉलो किया था। लेकिन अगर मुझे कोई एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, मैं उसी रेलेवेंट टॉपिक का दूसरे किसी ऑथर का एडिटोरियल पढ़ लेती थी। अदर देन दैट आई ऑल्सो फॉलोड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF वेबसाइट डेली। इसमें से भी अगेन आपको सिलेक्टिवली अपने सिलेबस के हिसाब से आर्टिकल सिलेक्ट करके पढ़ने हैं। एक और बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट की वॉज, मैं फेसबुक फीड में अपने बहुत सारे ऐसे वेब सोर्सेज हैं जो आप सब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप सारे सोर्सेज पे जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको अपने फेसबुक फीड के टॉप पे रख देंगे तो आप सिलेक्टिवली जब अपना फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, जो आर्टिकल्स आ जाते हैं उनमें से कोई इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप उनको देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने द डिप्लोमैट, CPR, इंडियन एक्सप्रेस, इन वेबसाइट्स को अपने फेसबुक फीड पे टॉप पे रख दिया था। आप उसका सेटिंग डिफॉल्ट से टॉप पे चेंज कर सकते हैं एंड यही आर्टिकल्स आपको सबसे पहले दिखाई देंगे। इसके अलावा टू एनरिच योर आंसर्स, आप कुछ बुक्स के रिव्यूज पढ़ सकते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में एक नई बुक रिलीज हुई है, द इंडियन वे बाय आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड सोर्स टू पोर्ट इन द सॉल्यूशंस कि इंडिया को आगे इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। तो ऐसे बुक्स का बुक रिव्यू पढ़ सकते हैं या उनकी एक समरी पढ़ सकते हैं। उन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की स्पीचेस भी आप पढ़ सकते हैं, जो वो नेशनल इंटरनेशनल समिट्स या जब बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, जब वो जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं वो हाईली रेलेवेंट हो जाते हैं आंसर्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो बहुत ही वेरी गुड कीवर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर को स्टैंड अपार्ट करेंगे। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनको आप कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो आपका मोटा मोटी सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक चीज मैं आपको प्रिकॉशन बताना चाहूंगी कि आप बहुत सारे बुक्स के पीछे मत भागिए। ऑप्शनल में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं और बहुत ही मोटे मोटे किताबें होती हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर आप एक साल में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सारा का सारा प्रिपरेशन इन बुक्स से स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक बुक्स कंप्लीट कर पाए, और इसकी जरूरत भी नहीं है। विद मैम्स नोट्स एंड ये सारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमने डिस्कस किए वो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी में मैंने ई नोट्स बनाए थे, मैंने फिजिकल नोट्स भी बनाए थे एंड ई नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि आपको आगे चल के रिविजन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मुझे एक चीज ऑब्जर्व ये हुआ कि ई नोट्स वेर मच मोर हेल्पफुल, क्योंकि मैं आगे चल के उनको अपनी तरह से रिस्ट्रक्चर कर पा रही थी, उसको करेक्ट कर पा रही थी, छोटा कर पा रही थी, कई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर पा रही थी। और ये चीज आपको हेल्पफुल होगी बिकॉज ये ऑप्शनल में करंट अफेयर्स बहुत सारा है। तो जो हम इंटरलिंकिंग की बात करते हैं एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करने के लिए, यहाँ अगर आप ई नोट्स बनाएं या आप कंसिडर करें तो आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकल नोट्स बना रहे हैं तो आप लूज शीट्स पे बनाइए एंड ओपन व्हाइट स्पेस साइड में छोड़ते जाइए ताकि आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करते जाएं। आगे मैं इन नोट्स के बारे में थोड़ा और आंसर राइटिंग के वक्त डिस्कस करूंगी, क्योंकि मेरे नोट्स वेर हाईली स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द आंसर्स जो मैं एग्जाम में लिखने वाली थी। अब जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ये होती है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है, क्या अब हमको छोड़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपके जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके होली बाइबल होंगे, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको एक पैटर्न का आइडिया लग जाता है। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा इस साल का पेपर, नाम का समिट के बारे में पूछा गया था, बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया था। तो दीज वर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर इन न्यूज या उनके इंटरनेशनल समिट्स हुए थे। तो इन सब की शॉर्ट समरी एज एंड व्हेन आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, आप बनाते जाइए और उनको अपने ओरिजिनल नोट्स के साथ इंटरलिंक करते जाइए। सो इस तरह से आप नोट रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर सकते हैं। PSIR के 4 पार्ट्स हैं अगर हम 2 पेपर्स में देखें।
part 1, it deals with political theory and philosophy, like concepts like political thinkers like Aristotle या Plato, along with Indian political thinkers as well. And it also includes concepts like equality, justice, etc. इसके लिए मैंने कोई बुक भी रेफ़र नहीं करी थी. देयर आर मल्टीपल बुक्स फॉर दैट, बट आई जस्ट रेफ़र टू शुभा रंजन मैम नोट्स. एंड पेपर 1 में पार्ट 2 होता है, दैट डील्स विद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी. इसके लिए भी आई डिडंट रेफ़र टू एनी बुक एंड जस्ट स्टक टू द कोचिंग नोट्स. एंड उसके साथ आई सप्लीमेंटेड इट विद लक्ष्मीकांत एंड माई विजन मेन 365 मैगजीन. Then after paper 1, paper 2 में it deals with IR specifically, and paper 2 के part 1 में it deals more with IR theory. इसके लिए मैंने शुभा रंजन मैम के नोट्स किए. सेकेंडली मैंने एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रीडिंग करी एंड नॉट गोइंग इनटू मच डेप्थ ऑफ इट. एंड लास्टली पेपर 2 के पार्ट 1 के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र किए थे, जैसे प्रोजेक्ट सिंडिकेट या द डिप्लोमैट, जो हमारे वेरियस पोर्शंस लाइक जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पोर्शंस हैं जैसे राइट्स या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक्सेट्रा के को केटर करता है. इस पार्ट के लिए मैं स्पेसिफिकली यही बोलूँगी कि ये पार्ट प्रिपेयर करना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं, फॉर इंस्टेंस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, जो हम एंड में इग्नोर कर देते हैं. तो अगर आप इन पोर्शंस को भी एक अच्छी प्रेप देंगे तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए एक इशू नहीं बनेगा. एंड जो लास्ट पार्ट आता है पेपर 2 में, दैट डील्स एक्सक्लूसिवली विद इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इसके लिए मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र करी थी. देयर आर बुक्स लाइक बाय डेविड मेलोन या पैक्स इंडिका. ये आपका एक अच्छा बेस बना सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू IR, एंड इवन फॉर GS में भी दे आर हेल्पफुल. बट आई थिंक दैट सिंस ये पोर्शन काफ़ी डायनामिक है, तो उन बुक्स की रेलेवेंस ओवर द ईयर्स आई थिंक थोड़ी कम होती जा रही है. तो मैंने अपनी प्रेप के शुरू में एक कर्सरी रीडिंग दी थी इन बुक्स को, लेकिन एंड तक आई डिडंट यूज़ दीज बुक्स मच. मैंने जो प्रेपरेशन थी उसके लिए मैंने शुभा रंजन मैम के नोट्स किए जो मेरी बेस बने. एंड सेकेंडली मैंने इसके लिए करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा रेफ़र किया. हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में I used to collect important editorials, for instance by C. Raja Mohan या सुहासिनी हैदर एक्सेट्रा, एंड इनके या फॉर्मर एम्बेसडर्स के भी. एंड इन सब के एडिटोरियल से आई यूज़ टू ऐड वैल्यू टू माई इंडियन फॉरेन पॉलिसी आंसर्स. अब इस पोर्शन में आई ऑल्सो मैंशन वन थिंग. हम जो PSIR ऑप्शनल वाले होते हैं, वी ऑलवेज फेस एन इशू राइटिंग IR आंसर्स, एंड वी ऑलवेज स्ट्रगल विद दिस एस्पेक्ट. There are two reasons for it. Firstly, that जो हमारे PSIR के IR आंसर्स होते हैं, we confuse them with the GS के IR आंसर्स. I think qualitatively both of them are two different things. GS के IR आंसर्स में आपको सिर्फ एक जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव से सिर्फ अपने फैक्ट्स फिगर्स बताने हैं. फॉर इंस्टेंस आपको इंडो पैसिफिक में ये लिखना होगा कि इंडिया ने क्वाड इनिशिएटिव ज्वाइन किया, हमारी कोई सागर अप्रोच है, हमने कौन कौन से आइलैंड्स पे अपनी प्रेजेंस बनाई है. लेकिन जब आप PSIR का एक IR आंसर लिखेंगे तो यू जस्ट डोंट हैव टू मेंशन दी फैक्ट्स एंड फिगर्स. आपको साथ में अपने कमेंट्स या ओपिनियन भी डालना है. तो ये आंसर थोड़ा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए विद मच मोर क्वालिटी. तो इसके लिए आप अपने थिंकर्स ऐड करेंगे, आप अपनी IR की थ्योरी ऐड करेंगे इसमें. तो मतलब फॉर इंस्टेंस इंडो पैसिफिक में आप सिर्फ क्वाड इनिशिएटिव नहीं ऐड करेंगे, आप साथ में ऐड करेंगे इंडिया चाइना का क्वालिटेटिव रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ है. यू विल कोट पॉलिटिकल IR के स्पेशलिस्ट, फॉर इंस्टेंस C. राजा मोहन एक्सेट्रा, एंड इससे आपके आंसर की हेफ्ट बढ़ेगी एंड इट विल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ GS IR आंसर. एंड सेकेंड पॉइंट इन दिस पार्ट इज़ दैट ये जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट बहुत सारी PSIR कैंडिडेट्स का एक वीक पॉइंट बन जाता है. आई थिंक इसका ओनली रीज़न ये है क्योंकि हम इसे इग्नोर कर देते हैं. सिंस PSIR का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, हो सकता है, लेकिन ये जो पोर्शन है सिंस इट कम्स एट द एंड एंड ये काफ़ी ज़्यादा डायनामिक पोर्शन होता है, तो ये हमारा पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस में चला जाता है. एंड स्पेशली बिकॉज हम पार्ट 1 या पेपर 1 ही प्रिपेयर करते रह जाते हैं.
सो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बुक एक्स ऑफ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल फिलोसफी और पेपर 1, जस्ट स्टिक टू योर लिमिटेड नोट्स एंड रादर देन आप एक बुक पढ़ें पेपर 1 की, आप उतना टाइम इन्वेस्ट करिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली बहुत आसान हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। बट सिंस हम इसको कम टाइम डिवोट करते हैं तो ये हमारे एक वीक एरिया बन जाता है। सो मेरा ये सजेशन है कि इस पोर्शन को भी काफ़ी ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें और इस पर भी टाइम डिवोट करें। First of all, I would like to tell that knowing the syllabus of the optional subject is very very important. तो जो भी सिलेबस है ऑप्शनल का वो हमेशा आपके सामने होना चाहिए। मैंने अपनी रूम की वॉल पे पेस्ट करके रख रखा था पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। तो अगर आपको सिलेबस पता है तो उससे क्या होगा कि एक तो आप सिलेबस अगर देखते रहेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी प्रोग्रेस कर ली है अपने सिलेबस के कंप्लीशन में। अगर आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और सिलेबस नहीं देख रहे तो यू डोंट नो हाउ फार यू हैव कम इन योर प्रिपरेशन एंड हाउ मच डिस्टेंस इज़ येट टू कवर बाय यू। सो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि सिलेबस में अगर मैं आऊँ तो इसमें 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। जो पार्ट 1 है पेपर 1 का वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें आपकी इंडियन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उसमें आइडियोलॉजीज़ हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिक्स के, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, राइट्स हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। उसमें आगे सब टॉपिक्स हैं। तो ये आपका बनता है पेपर 1 का पार्ट ए। इसके लिए इस पेपर 1 पार्ट ए के लिए मैंने सिर्फ शुभ्रा मैम के क्लास नोट्स को रेफ़र किया था। इसके अलावा मैंने और कोई सोर्स रेफ़र नहीं किया था इस पार्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैम के जो नोट्स हैं वो बहुत ही क्रिस्प होते हैं, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन कवर्ड होती है। तो अगर आप कोई बुक भी उठा के पढ़ेंगे, और मैंने भी ओपी गौबा ली थी थोड़े दिन के लिए, उसे पढ़ने का कोशिश पढ़ी भी थी इनफैक्ट, बट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा मैम के नोट से। जो भी बुक में मेंशन था वो ऑलरेडी मैम ने मेंशन किया हुआ था इन अ क्रिस्प एंड इन अ शॉर्ट एंड फॉर्म। So I relied only on ma'am's notes for this part, which is part A of paper 1. Now part 2 of paper 1, which is the Indian part, Indian government and politics. उसमें you have different topics such as Indian nationalism, you have the making of the Indian constitution, salient features of the Indian constitution, then you have judiciary, you have grassroots democracy, statutory institutions, federalism, planning and economic development, caste, religion and ethnicity in politics, party system, and then social movements. So for Indian part, again my basic source was ma'am's notes, nothing apart from that, but because this section is very dynamic, so you have to complement it with your newspapers. So I relied on Indian Express as my basic source for current events. In that you have to be updated about the recent developments. For instance, if the RTI Amendment Act has happened, so you need to know about this because it is mentioned in the syllabus. Now there is a topic called social movements in this part. So suppose a new movement has been started, such as farmer protests are happening, pro-democracy protests are happening, so you need to be updated about that. Yellow Vest movement in Paris. So these are very dynamic topics and you need to cover them holistically from any newspaper of your choice. So part 2 again ma'am's notes and then your newspaper. Now for paper 2 of PSIR, which is the first part, part A of paper 2 is comparative politics and international politics. So in this part again the theory part was only based on ma'am's notes, Shubhra ma'am's notes, the nature of political theory, comparative politics, then state in comparative politics, politics of representation and participation, what are the approaches to the international relations, realism, liberalism, key concepts in international relations, national interest, security, power, changing international political order. So all these topics are mentioned in the syllabus and I have the syllabus in front of me. So United Nations was one, contemporary global concerns. So this was part A of paper 2. So all the topics that are mentioned in this part, I did all from Shubhra ma'am's notes, but yes, you have to be updated about the current developments because these are also very dynamic topics. Again, ma'am used to provide certain handouts regarding these topics. So those handouts were read by me, and also the other thing is the test series, which I'll mention later. Now coming to the part
2, part B of paper 2, which is the India and the world, which is your international relations. So in this area also you need to have the certain information on the background of every relationship. For instance, India and Africa, India and Latin America, India and USA, India and Russia. So all these relationships you need to cover. You need to know the basic background and the historical developments that have taken place, and after that the current developments. So again, for this paper also, for this part also, newspaper was another source, Indian Express was another source. So articles by C. Raja Mohan or by Harsh V. Pant. So all these articles become important for this part. Now after covering the complete syllabus from any source, for me this source was Shubhra ma'am's notes, I made my own notes on second reading. For instance, these are my short notes which I made after the first reading of the notes. So what I did was I just jotted down the keywords, the key scholars and the key ideas. I did not extend entire note on the paper, just the key terms, so that when I revise I need not go to the original notes, just I need to just flip these pages and all the information will come back to my mind. So you can maintain short notes like these will help in the last minute revision, and these will also help in memorization. So if you are reading just from the notes, and if you're after reading you're going to write the test, then you will not get all the points in your mind while writing the test. But if you have made the short notes, then those ideas have been ingrained in your mind, and if you write the test, then those things will come to your mind naturally. So I advise making short notes after reading the original notes. Now, answer writing practice. For optional, especially for PSIR, answer writing forms the soul of the optional preparation. I wrote a lot of tests on the selected short topics, the selected topics, and also the full length tests. So answer writing is very important because if you have read everything but you're not able to present your ideas in a convincing way, in a way that examiner understands what you're trying to say on the paper, then it does not matter how many books you have read, how many times you have revised, it does not matter if you're not able to present your ideas convincingly on a piece of paper. So for answer writing, I joined a test series. I joined the crash course of Shubhra ma'am before mains and after prelims. And I used to attend IR classes by Shubhra ma'am also, because in those classes ma'am used to update the IR part. So we need not refer to so many newspaper sources before mains exam, because already we have less time to cover everything. We have to read GS also, essay, we have to practice essay also. So ma'am made a lot of things easier for us, and she updated us with every IR development that was happening around the world. So that made our task easier. For answer writing, I made my own strategy, and that strategy I could develop because I had written so many test papers that after writing say 10-15 tests, I got to know that this type of writing is fetching me marks and this type of writing is not fetching me marks. So my strategy for answer writing was, then paper 1 has your theory part and has your Indian government part. So in paper 1 I used to have a good introduction and a good conclusion. These two parts are must in every answer: good introduction, good conclusion. Now after that you need to mention scholars, because see, any person will have a vague idea about any topic of the optional, because that is common to your GS2 paper also, where we have constitution, polity. So for making political science answers very specific, you need to incorporate scholars' names in your answers. Different scholars and what their views are on a particular topic will make your answers more conceptual, will give your answer more depth, and examiner will also think that you have read so many different viewpoints of different scholars, that you have actually read so many things. So mentioning the name of scholars is a must. A good introduction and a good conclusion, that is also very necessary. Then you can mention various examples, various reports. Now reports, I mean in Indian government part, where you have the Panchi Commission reports, where you have the Sarkaria Commission report. So in the Indian government part, there are various reports, second ARC. So you need to quote those reports in your answers so that your answers become informative. And examples, suppose a question comes on, say, democracy. A question comes on democracy, and if there is any particular instance happening in the world related to democracy, such as say pro-democracy protests in Hong Kong. So if you can
quote that example in your answer in a way that is related to the answer, then that would fetch you more marks. Then there is a concept of interlinkages. Interlinkages are very important in political science because every part of political science is interrelated. So if you are suppose writing something on equality, then you can incorporate human rights also into it. If you're writing an answer on Indian thinker and something has already been said by a Western thinker, so you can quote those two things and you can show the interlinkage. So that will show your depth of understanding, and the examiner will think that you can actually form interlinkages from different topics of the paper. तो पेपर 1 का पार्ट 1 काफ़ी हद तक स्टैटिक है, वहाँ पे उसमें ज़्यादातर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स थिंकर्स है, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है, उसके बाद जो आइडियोलॉजीज है, लिबरलिज़म, फेमिनिज़म, और जो भी मतलब स्टैटिक पार्ट है ऑप्शनल का वो अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो दैट विल एक्ट एज अ मतलब जो एक सपोर्ट होता है ना ऐड करने के लिए कंटेंट बाकी आंसर्स में भी. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कोटिंग रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इन द पेपर 1 पार्ट 2 दैट इज़ IGP, जहाँ पे जस्टिस पे क्वेश्चन आता है, इफ़ यू स्टार्ट विथ रॉल्स कोट दैट जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट्स ऐसे बोल के, तो वैसे मतलब कोट कर सकते हो. तो और वो कोट करके आप अच्छे से मतलब एग्ज़ामिनर को मतलब थोड़ा सा ये बता सकते हो अच्छे से. तो उस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा कंटेंट का, मतलब फ्रॉम ऐसे नहीं है कि पेपर 1 का पार्ट अलग है, पार्ट 1 अलग है और पेपर 2 का जो पेपर 1 का पार्ट 2 है वो अलग है, IGP सेक्शन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. मतलब ऐसे साइलोज में नहीं है. इवन यू कैन कोट द पेपर 1 पार्ट 1 एग्जाम्पल्स और स्कॉलर्स इन IR एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म के पे क्वेश्चन है IR पे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है. ग्लोबलाइजेशन इज़ मतलब एक लिबरलिज्म भी बता सकते हो कि जैसे कि इसने कैसे बोला था इमैनुअल कांट ने, परपेचुअल पीस कैसे आएगा, तो ट्रेड प्रमोट करो, डेमोक्रेसी प्रमोट करो, मतलब ज़्यादा पीस आएगा तो कम्युनिकेशन प्रमोट करो ईच अदर्स कंट्रीज़ में. तो उसके वैसे उस तरीके से आप जॉन लॉक को कोट कर सकते हो, इमैनुअल कांट को कोट कर सकते हो इन IR पार्ट में. सिमिलरली तो ये हो गया कि कौन से भी कंटेंट कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो किसी भी पेपर के, मतलब पेपर 1 के पेपर 2 में या पार्ट 1 ऑफ पेपर 1 के पार्ट 2 ऑफ पेपर 2 के. तो ये हो गया कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो. अब आती है बारी कि नोट्स कैसे बनाएं. मैंने तो अपने नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए थे. एक मैम के काफ़ी सारे नोटबुक्स भर जाते, मैम बहुत सारे नोट्स देते, बट एट द मतलब सडनली वो सारे नोट्स रीड करना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट इज़ पॉसिबल नहीं है. तो फॉर दैट मैंने अच्छे से मतलब मेरे कंसाइज नोट्स बनाए थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेटो के आइडियाज़ है, तो प्लेटो के आइडियाज़ में मैंने प्लेटो का उनका बुक, उनके बारे में क्या आइडियाज़ है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसका उनके क्रिटिसिजम्स, जैसे 4 क्रिटिसिजम्स एंड 4 सपोर्टर्स है प्लेटो के, तो ऐसे लिखा मैंने और एक पेज में मेरा प्लेटो ख़त्म हो गया. मतलब सिमिलरली फॉर अरिस्टोटल के बारे में उनका बुक, उनकी जो भी आइडियाज़ है उनका, फिर अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो एंड कंपैरिजन ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, और उनके बारे में जो भी है वो सारा लिख के उनका फिर 1-2 पेज में ये 2 पेज में मेरा पूरा अरिस्टोटल के बारे में. तो मैं एक यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैंने नोटबुक में मैंने कैसे नोट्स बनाए थे. यहाँ पे मैंने ये नोटबुक पूरा एक पार्ट 1 है पेपर 1 का, काफ़ी इसके नोट्स बने थे, बट यहाँ पे मैंने कंसाइज करने की कोशिश की. तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे प्लेटो को मैंने लिखा है, प्लेटो के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में, देन उनके क्रिटिक्स, देन आइडियोलॉजीज़ के बारे में. देन ऐसे मैं कीवर्ड्स ज़्यादातर लिखता था और कीवर्ड्स को ही रिवाइज़ करता था, क्योंकि बाकी आइडियाज़ तो हमें पता होती है. तो और उनके कोट्स, मैकियावेली के बारे में, जैसे बुक प्रिंस है, ये सारी चीज़ें. तो इसी तरह मैंने सारे अपने नोट्स बनाए, और मतलब शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, क्योंकि वो नोट्स मुझे बहुत हैंडी आते थे.
एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद टेस्ट जब लिखता था मैं, टेस्ट के बारे में भी, टेस्ट के पहले भी नोट्स ये रिवाइज़ करके जाता था, तो बाकी नोट्स रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वही बोलूँगा मैं, नोट्स बनाइए अच्छे से ऑप्शनल के लिए, और उसको काफ़ी टाइम तक रिवाइज़ करिए, और काफ़ी बार बार तो सारी चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, तो उसको कवर करने के लिए आपको मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वो अब रिवाइज़ करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब एक ड्राइव पे भी मैं अपलोड करूँगा ये सारे नोट्स मेरे, तो यू कैन रेफ़र दैट एज़ वेल। ये हो गया पेपर 1 का पार्ट 1। उसके बाद बात करते हैं पेपर 1 का पार्ट 2, IGP सेक्शन है। अब इस पेपर 1 के पार्ट 1 को रेफ़र मैंने किया, जैसे मैम के नोट्स थे, शुभ्रा मैम के क्लास नोट्स। उसके बाद मैंने OP गौबा की बुक रीड की, वो भी बेसिक बुक है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो, और अच्छे से उसको रिवाइज़ भी कर सकते हो, और उसमें से जो भी पॉइंटर्स है इंपॉर्टेंट, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो उसके बाद आइडियोलॉजीज़ के लिए मैंने एंड्रू हेवुड की बुक रेफ़र की थी, बट आई फाउंड दैट जो मैम के क्लास नोट्स है, दे वर मोर देन इनफ फॉर द आइडियोलॉजीज़ पार्ट। और जो इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है, उनके लिए मैम के नोट्स है, और आप रेफ़र करना चाहोगे तो BL नहीं, कुछ बुक है, मतलब आई गेस फॉर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आप नेट पे ही ढूंढ सकते हो, मतलब जो भी चीज़ें गांधी के बारे में, या वो MN रॉय के बारे में, ऐसे अम्बेडकर के बारे में जनरल टॉपिक्स है, तो वो भी आप ये कर सकते हो, रीड कर सकते हो। I found that ma'am's notes is quite comprehensive and sufficient to write in exam. तो अब बात आती है पेपर 1 का पार्ट 2, दैट इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसके लिए 2-4 मैंने मैम के क्लास नोट्स रेफ़र किए थे, उनके जो वो क्लास नोट्स से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने ये भी रेफ़र किया था, थोड़ा लक्ष्मीकांत भी रेफ़र किया था, क्योंकि वो थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स है, गवर्नर्स, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन, रोल ऑफ स्पीकर, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देन डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देन कास्ट एंड एथनिसिटी के बारे लिए मैंने मैम के नोट्स रेफ़र किए थे, और जो भी आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, उसको भी मैं फॉलो करता था। तो और जो करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पार्ट 2 में, IGP सेक्शन में, क्योंकि करंट अफेयर्स पे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे स्टैटिक टॉपिक्स भी है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गया, उसके बाद मूवमेंट हो गए, जो सोशल मूवमेंट हो गए, वो भी है। बट वो सोशल मूवमेंट पे भी जैसे एनवायरनमेंट मूवमेंट्स है, एनवायरनमेंट मूवमेंट पे लास्ट ईयर शायद तुतुखोड़ी का जो भी आया था, वो कॉपर प्लांट के बारे में, तो टूटीकोरिन कॉपर प्लांट के बारे में प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, तो उसके बारे में पूछा था। तो वैसे करंट अफेयर्स भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने वही किया। ज़्यादा चीज़ें रीड करने से अच्छा जो चीज़ें हैं नोट्स, उसको काफ़ी टाइम तक काफ़ी बार रिवाइज़ करना, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई यूज़ टू राइट आंसर्स, मतलब टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था मैंने मैम के पास, और तो वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ मुझे। और मैं घर पे भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि ऑप्शनल का सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझ आएगी ऑप्शनल की, पॉलिटिकल साइंस की, तब तक आप अच्छे से फ़्लो में आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ये हो गया पेपर 1 के बारे में और आंसर राइटिंग के बारे में। उसके बाद पेपर 2 में काफ़ी, मतलब पेपर 2 का पार्ट 1 में थियरीज़ ऑफ IR है, और बाकी थोड़ा इसके बारे में भी, वो WTO के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो उसके लिए भी मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे से, मतलब मैम के नोट्स है वो भी फॉलो कर सकते हो। एंड्रू हेवुड की एक बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको भी रेफ़र कर सकते हो आप। उसमें भी काफ़ी हद तक अच्छे से बताया ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, MNCs क्या होती है, उसके बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, देन डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में बताया है, जोसेफ नाये के बारे में, देन ऐसे करके। तो पेपर 2 का पार्ट 1 काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा एंड्रू हेवुड से और मैम के नोट से।
देन पेपर 2 का पार्ट 2 है, वो कम्प्लीटली IR बेस्ड है और डायनामिक है। तो उसके लिए मैंने आई यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर्स। इंडियन एक्सप्रेस पे जो आर्टिकल्स आते थे राजमोहन के, उसके बाद हर्ष पंत के हिंदू में आते, बाकी स्कॉलर्स के आते। आई यूज़ टू फॉलो इट्स वेबसाइट। उसके बाद कुछ कोई प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं बाहर के, फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था, क्या क्या बोल रहे थे वो, मतलब स्पीच में, तो वो मैं नोट करता था अपने नोटबुक में और अपडेट करता था नोट्स को। उसके बाद To level up your UPSC CSE preparation, Unacademy has brought various test series for UPSC CSE aspirants. With these test series, aspirants can test their level of preparation. The T20 Daily Current Affair Test Series is a free daily test series of 20 questions for 40 marks, which starts at 7:30 p.m. This test series is based on current affairs. On the other hand, Unacademy Rise 2.0 is a daily test series free of cost of 20 questions for 40 marks, which starts at 8:30 a.m. The test series is based on Indian polity, economy, geography, history, science and technology, environment and ecology, and art and culture. The Impulse test series is a bi-weekly test series of 30 questions for 60 marks, which starts at 10 a.m. The test series is based on the current updates and recent topics which are related to UPSC CSE exam. These test series are conducted by Unacademy's top educators. If you give the test live, then you get to know your ranking also. So what are you waiting for? Get yourself enrolled in these test series and learn from the best. To get enrolled in the test series, click on the link in the description, download the Unacademy app and select your goal as UPSC CSE. Then again click on the link in the description, use our code DKT10 to unlock the plus experience and start learning from the best. Let's crack it. जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर ने इसमें सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में ये दिया था, स्पीच दिया था, तो वहाँ पे शांग्रीला में ही गिव द इंडियाज़ विजन फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर। तो वहाँ पे उन्होंने जो कोट्स, जो अपना विजन बताया अपने कंट्री का, इंडिया का, उनके बारे में मैं आई यूज़ टू कोट, राइट डाउन एंड नोट डाउन, एंड वो कोट करता था आंसर्स में। तो वैसे जो कैची सेंटेंसेस है वो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में भी कुछ कोट किया था। वैसे मतलब डिस्टेंस बिटवीन काशी टू काशान इज जस्ट सम माइल्स अवे, ऐसे कुछ बोला था। और इंडिया चाइना के बारे में एक बोला था कि फ्रॉम इंच टू माइल्स। तो ऐसे करके बहुत सारे कोट्स या जो फॉरेन सेक्रेटरी के जो भी स्टेटमेंट्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स है, उनको कोट करता था। और अच्छे से मैंने मैम के भी नोट्स रेफ़र किए थे और अपने करंट अफेयर्स से भी अपडेट किया था। और पेपर 2 की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बात कीजिए तो द पेपर 2's पार्ट 1 इज़ थियरी बेस्ड, सो यू कैन प्रैक्टिस रियलिज़म, लिबरलिज़म, जो सोशल लिबरलिज़म होते हैं, जो सारी थियरीज एंड ऑल। उसके बाद न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में, दीज टॉपिक्स आर क्वाइट स्टैटिक, बट यू कैन स्टैटिक इन द सेंस डायनामिज्म भी आता है इसमें, अगर आप उसको अच्छे से ये कर सकते हो तो, कोरिलेट करोगे तो इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, मतलब बार बार लिखने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद दोबारा आप लिखोगे। इफ़ यू राइट अगेन एंड अगेन, इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, सो यू विल एबल टू राइट द आंसर्स प्रॉपरली। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, तो मतलब आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो पिछले अटेम्प्ट में मैंने ये सारी चीज़ें की थी, बट इस अटेम्प्ट में मैंने क्या इम्प्रूव किया। पिछले अटेम्प्ट में तो आई गॉट 290 मार्क्स इन ऑप्शनल, बट इस अटेम्प्ट में पता नहीं, अब तो मार्क्स तो पता नहीं, क्योंकि मार्क्स अब तक रिलीज़ नहीं किया यूपीएससी ने, बट आई होपफुली दैट दिस अटेम्प्ट आई मस्ट हैव गुड मार्क्स इन ऑप्शनल, मतलब डिसेंट मार्क्स इन ऑप्शनल। सो मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया पिछले अटेम्प्ट से ये अटेम्प्ट में, तो मैंने ये इम्प्रूव किया कि मैंने ज़्यादा जो पूछा है क्वेश्चन में उस पर ज़्यादा फोकस करके, और जो भी स्कॉलर्स है, लिमिटेड जितने भी स्कॉलर्स है, जितने भी उनके आइडियाज़ है, वो अच्छे से कोट कर पाया मैं। और उसके बाद मैंने जो कीवर्ड्स पे फोकस किया,
कीवर्ड्स पे अच्छे से फोकस करना। उसके बाद फॉर एग्जांपल इफ़ इज़ाया बर्लिन इज़ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव लिबरलिज्म, तो इज़ाया बर्लिन की बुक का नाम। देन सिमिलरली फॉर एग्जांपल इफ़ वन मल्टीकल्चरिज्म की बात कर रहे हैं तो भीखू पारेख को कोट करना, उनकी क्रिटिसिज्म जो विल किमलिका ने मल्टीकल्चरिज्म बताया है उसको भिखू पारेख ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया है कि, तो वैसे चीज़ें। और उसके बाद कीवर्ड्स पे अंडरलाइन, देन इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आई यूज़ टू ड्रॉ द मैप्स वेर एवर इट इज़ पॉसिबल, जैसे कि इंडो पैसिफिक पे पूछा था, उसके बाद BRI पे लास्ट ईयर पूछा था, तो मैंने आई यूज़ टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप कि यहाँ कंट्रीज़ यहाँ है लोकेटेड है, इंडिया यहाँ है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोर्ट कहाँ कहाँ है, वो सारी चीज़ें तो मैप्स में। उसके बाद डायग्राम्स में भी बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे इनोवेटिव बनाना है। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल में जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है, तो वहाँ पे जैसे 5 फीचर्स है, इनएलिएनेबल, इक्विटेबल, इंडिविजुअलिस्टिक, ऐसे। तो आई यूज़ टू ड्रॉ सम 1 सर्कल एंड 5 एरोज टू द ऑल द, तो एक डायग्राम बन जाते थे। तो सच काइंड ऑफ इनोवेशन यू कैन डू, यू कैन मेक एंड मेक मोर योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। तो ये किया मैंने। हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा वर्क किया इम्प्रूव करने का। तो इस तरीके से मैंने अपना ऑप्शनल किया। और टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी मैम के पास और एक GS कोर पीयूष चौबे के सर के पास। दोनों टेस्ट सीरीज़ आई यूज़ टू राइट, और मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करिया इस बार, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कि उनके आइडियाज़ पे, स्कॉलर्स के, और जो भी थियोरीज़ है उन पे। तो एंड करंट अफेयर्स को भी ज़्यादा इंक्लूड किया इस बार। तो होपफुली दिस ईयर अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे को, और आ सकते हैं मे बी। तो इस तरीके से भी आप इम्प्रूव कर सकते हो एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। सो नो नीड टू वरी अबाउट पॉलिटिकल साइंस, दैट lot of syllabus, lot of scholars, lot of ideas. You have to just revise again and again the things, so you will able to recall in the exam and reproduce in the exam.